नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था के अंदर में एग्रीकल्चर के योगदान की। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि 2030 तक 100 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को हमने अचीव करना है, जो कि अभी फिलहाल 52 अरब डॉलर की है। तो 100 अरब डॉलर की अगर मैं बात करता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट का हमारा बढ़ता हुआ जो बिल है उसको किस तरीके से देखना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौरव वल्लभ जी हैं। नमस्कार। आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं टू प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, और जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण के साथ में इस समय पर देश की जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो किस दिशा की तरफ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। गौरव जी, मेरा पहला सवाल, जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी कहा, 100 अरब डॉलर की आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अचीव करनी है, 52 अरब डॉलर का है। इस समय पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अमेरिका भारत के अंदर में एग्रीकल्चर पैठ बढ़ाने की कोशिश में है, और तीसरी सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर दिखाई देती है इस समय पर कि भारत, चूँकि सभी नज़दीक के जितने भी देश हैं उनको दिखाई देता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो ऐसे के अंदर में आपको क्या लगता है, क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे? और अभी इस समय के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, इस समय के सिनेरियोज के हिसाब से आपको देश कहाँ पर जाते दिखाई देता है? देखिए, हमारा जो बड़ा संकल्प है वो तो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, और उस संकल्प के दौरान इस तरह के छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। और हमारा लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है वो डेवलप्ड इकोनॉमी अचीव करना है बाय 2047। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक है, जो 2014 में 11वें नंबर पे था और 2004 में भी 11वें नंबर पे था। ओके। अर्थात 4 से 11 तक जितनी गति से दुनिया की एवरेज ग्रोथ हुई उसी गति से भारत की भी ग्रोथ हुई, ठीक है। पर 14 के बाद दुनिया की ग्रोथ से भारत की ग्रोथ ज़्यादा है। आज दुनिया की हर जो एजेंसी है, भले IMF ले लें, यूनाइटेड नेशंस ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, ADB ले लें, जो भारत की ग्रोथ के फोरकास्ट हैं जो मौजूदा वित्तीय वर्ष FY26 के, वो लगभग 7.2 से 7.4% के बीच है। तो ऐसी दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है जो 7.2% से ग्रो कर रही हो, और आने वाले 4-5 सालों में भी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो भारत के GDP ग्रोथ के 6.5 से 7.5% के बीच हो, और जहाँ पर महंगाई की दर लगभग 3% के आसपास रही हो। ठीक है। तो वी आर द ओनली लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विथ ए हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन मॉडल। ठीक है। एंड जब 2026 में हम आज बात कर रहे हैं, 2027 में इसी समय मेरा अनुमान है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति होंगे। अच्छा, वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर। हम जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। Okay. उसका कोई मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ्स हैं 7.5% की है। ठीक है। दुनिया की एवरेज ग्रोथ है अभी 3.5-3% के बीच। ठीक है। अमेरिका की ग्रोथ है 1.9%, चीन की 4% के आसपास, साउथ एशिया के दूसरे देश है लगभग 5.5% के आसपास। ठीक है। और हम 7.5% पे खड़े हैं। ठीक है। तो तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बनेंगे। उसके बाद हमें 2047 का विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करना है। ठीक है। जब हम विकसित भारत कहते हैं तो विकसित इन ऑल सेंस, विकसित इन हेल्थ, विकसित इन एजुकेशन, विकसित इन पर कैपिटा, विकसित इन द बॉडी, विकसित इन न्यूट्रिशन। और जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो हमारा ड्राई फ्रूट सेक्टर उसमें आता है, ठीक है। नट्स एंड वॉलनट्स उसमें आते हैं। तो आज दिन ब दिन जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू, जो जिस तरह देश कॉन्शियस हो रहा है और जिस तरह से पर कैपिटा
वॉलनट्स और नट्स का कंजम्पशन देश में बढ़ रहा है, ये भी एक विकास की निशानी है, ठीक क्योंकि है, देयर इज अ ग्रोथ इन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इन द कंट्री। ठीक है। तो निश्चित रूप से इस सेक्टर में संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से जब ये सेक्टर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्ट इससे फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 2, आज देश में 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का हम नट्स और ड्राई फ्रूट्स प्रति वर्ष इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अब जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आज देश हवाई जहाज से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर मिसाइल से लेकर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से लेके सब चीज़ें देश में बन रही है। ठीक है। दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों के प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहे हैं। जस्ट आपको एक डाटा देता हूँ कि पिछले 11 साल में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट्स हैं वो 12 गुना बढ़ा है, 12 टाइम्स। राइट, ठीक है। तो जो नट्स और ड्राई फ्रूट जो इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक इश्यू निश्चित रूप से अराइज होता है, तो हमें एग्रीकल्चर में नट्स और ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ईश्वर ने भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी दी है कि दुनिया की हर क्रॉप यहाँ हो सकती है। मैं इस पर भी आऊँगा क्योंकि नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की आपने बात की है। 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपने Import फिगर दिया है जी, इंपोर्ट दिया हो रहा है, करीब करीब 3 बिलियन डॉलर के आसपास का है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर देखें तो पल्सेस और आपका एडिबल ऑयल, ये मेजरली आपको लगता नहीं कि यहाँ पर और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है? क्योंकि उसका जो बिल है, केवल हम अगर खाद्य तेलों की बात करें तो 2 लाख का तो हम वही मंगवा लेते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का। सीड बिल आया है जी, जो किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और दलहन, जो कि हम कई दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको डोमेस्टिक उसका प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए किसानों को इन क्रॉप्स की तरफ प्रेरित किया जा रहा है कई तरीक़ों से जी, फाइनेंशियल तरीक़ों से भी और टेक्नोलॉजिकली और एग्रीकल्चर रिसर्च के तरीक़ों से भी। तो आने वाले समय में अब जब ये भी एक कंजम्पशन हमारा है, 140 करोड़ देशवासी, जब मैं अभी बात कर रहा था नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने बातचीत में बताया कि 40 ग्राम पर कैपिटा पर ईयर कंजम्पशन। अब ये कंजम्पशन मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ बिना एनी कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता है पर कैपिटा जैसे जैसे बढ़ती है उससे ज़्यादा रेट से पर कैपिटा नट्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है। तो पर कैपिटा पिछले 11 साल में 200% बढ़ी है। तो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन भी 200% निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। आने वाले समय में भी यही ग्रोथ मॉडल आगे रहने वाले हैं। तो हमें इन चीज़ों का, नट्स हैं जिसमें पिस्ताचियो है, आलमंड्स है, हमारे वॉलनट्स हैं, तो हमारे कई एरियाज़, भले ही वो एक्सट्रीम ठंड के एरियाज़ हों या एक्सट्रीम हीट हॉट एरियाज़ हो हमारे देश के, वो कंड्यूसिव है कि ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम ग्रो कर सकें। अब ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे याद आता है कि हम वॉलनट के अंदर में कभी बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है और हिमाचल का जो एरिया है, वहाँ से वॉलनट हिंदुस्तान का काफ़ी पॉपुलर था। उसका प्रोडक्शन लगातार नीचे गया है। फार्मर कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं हुए और उन्होंने उसके प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि ड्राई फ्रूट की तरफ फार्मर अट्रैक्ट हो, और क्या आपको लगता है कि इस क्लाइमेटिक के जोन के अंदर में उसके कई कारण होंगे कि जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन कम, जो टेररिज्म का भी एक प्रमुख समस्या थी, पर जब से एबोलिशन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद से कश्मीर का जो हमारा एरिया है, जम्मू का हमारा जो एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, नया इन्वेस्टमेंट निरंतर रूप से बढ़ रहा है। तो मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ कीपिंग ए क्लोज आई ऑन दीज थिंग्स। और हम ड्राई फ्रूट्स में 100% आत्मनिर्भरता की तो मैं बात नहीं करता, पर हमारी 100% डिपेंडेंसी है
उसको हम आने वाले 5-4 सालों में बड़े सिग्निफिकेंट लेवल से हम उस डिपेंडेंसी को कम करेंगे। निश्चित तौर के ऊपर मैं, क्योंकि मैं एक डाटा स्टडी कर रहा था, उसके बीच के अंदर में मुझे पता चला कि तकरीबन 20 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री होने वाली है अगले 3 से 4 साल के अंदर में। रिटेल सेगमेंट की मैं ये बात कर रहा हूँ। होलसेल की अगर बात की जाए तो 10 अरब डॉलर के आसपास की ये इंडस्ट्री हो सकती है। इसको किस प्रोस्पेक्ट के साथ आप देखते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन, चूंकि देखिए, अगर इसमें क्या है कि आज जितना हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसका मात्र 10% प्रोसेसिंग होता है। बिल्कुल ठीक है, बाकी या तो आप इमीडिएट कंज्यूम करो या वो वेस्ट हो जाता है। राइट, इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हाँ, है। तो आपको किसानों को हमको प्रेरित करना पड़ेगा कि ये कमोडिटीज़ हैं जो आपको पर हेक्टेयर रेवेन्यू भी ज़्यादा दे सकती है, जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है, जिसकी प्रोसेसिंग करके शेल्फ लाइफ और बढ़ाई जा सकती है। तो आज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और मैं सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो 10% पे है, निश्चित 100% हम इसको इस प्रोसेसिंग को 10% से 50% पर ले जा सकते हैं। गजब। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं राजस्थान के अंदर बादाम और हिमाचल के अंदर में अखरोट? मैंने और अपनी यहाँ कीनोट एड्रेस में भी बोला हाँ। कि इमेजिन नहीं, मैं तो देख रहा हूँ हम्म, कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल के स्लोगन को हर जगह बोल रहे हैं, आज हर व्यक्ति कॉन्शियस हो गया है कि वो दुकान से कोई प्रोडक्ट भी खरीदता है तो वो देखता है मेक इन इंडिया। तो हम अब मेक इन इंडिया एंड ग्रो इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया, बिल्कुल। मेक इन इंडिया एंड ग्रो इन इंडिया फॉर कंजम्पशन इन इंडिया। तो इस लोगों को आगे लेके, और प्रधानमंत्री जी का मंतव्य भी है आत्मनिर्भरता हासिल करना, तो आने वाले समय में जो नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है और जो इस तरह की कमोडिटीज़ है जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है और जिसका पर कैपिटा कंजम्पशन निरंतर रूप से बढ़ रहा है, वो देश में हम इसको ग्रो करेंगे, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। और जो जिस तरीके से, ये तो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की हमने बात की है, 28,000 करोड़ रुपए का इस समय पर फिलहाल हमारे पास में इनपुट है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो जो अभी जी राम जी को लेकर के भी आपके सदन के अंदर में भी ये बात हुई, और इस समय पर जो विपक्ष जो है जी राम जी को लेकर के, क्योंकि देश की नहीं कहूँगा मैं, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी के तौर के ऊपर पे आपने इस बिल को प्रेजेंट किया है और इस पर बातचीत हो रही है, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? जी राम जी गांव के अंदर किसान के विकास के लिए, रोजगार के विकास के लिए आपको कितने महत्वपूर्ण नजर आते हैं? देखिए, उस पे आपका क्या टेक है? 100 दिन की जगह 125 दिन का राइट देना, जब किसानों का सीज़न हो उस सीज़न के दौरान इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको अलग रखना, और सिर्फ खड्डे खोदना नहीं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रूरल डेवलपमेंट करना, यही इस जी राम जी बिल का उद्देश्य है। तो मैं कहूँगा जी राम जी ने 3 चीज़ें करी। फोकस ऑन द प्रोडक्टिव यूज ऑफ द वर्कफोर्स, नंबर 1। इसकी राइट को 100 से 125 दिन तक देना, लोगों को और ताकत देना, और निश्चित रूप से गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सचेकर पे जो खर्चा है, जैसे इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में मनरेगा के ऊपर 85,000 करोड़ का एलोकेशन है, 88,000 करोड़, 85-86। अभी जो जी राम जी जो एक्ट आने का है, ये मेरा अनुमान है, इसका जो एलोकेशन होगा वो लगभग 95 से 100,000 करोड़ के बीच होगा। मेरे पास जो फिगर आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने बताई, 1,51,282 करोड़। तो 1.5 लाख जब आप 1.5 लाख करोड़ का इस पे एक्सपेंडिचर होगा, रूरल बूस्ट मिलेगा, रूरल हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेगा। आप ध्यान रखिए, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे खर्च होगा, एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पे होगा, और न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ इन जो फूड है उस पे होगा। जैसे ही आप न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करोगे, बादाम, क्योंकि हम लोगों का तो मानना है बादाम खाते ही दिमाग तेज हो जाता है, अखरोट तो की शेप ही दिमाग की होती है, अखरोट खाते ही दिमाग तेज, ये हमारे मान्यताएं जी, और वैज्ञानिक आधार भी है इन चीज़ों का। तो जी राम जी एक्ट will give a boost to the rural economy,
will give boost to the rural infrastructure and will increase the rate of employment by 25% from 100 to 125. स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत की तरफ ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री का आपने ऑलरेडी बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अगर आपने इनटेक करना है तो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के लिए आपके पास में ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को आपको ग्रो करना पड़ेगा, और भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है इस समय पर। और जो हमारे जंजिस कह लीजिए, जो 18 से लेकर के और 40 साल तक की जो एज है, या मैं 40 से नीचे नीचे की अगर एज फैक्टर्स की बात करूं तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो इस समय पर हिंदुस्तान के अंदर में 65 करोड़ के आसपास की आबादी। क्या ये मान करके चलें कि फार्मर्स को अब अपने जो विज़न है, जो उनका जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं, उससे थोड़ा सा शिफ्ट होकर के इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने आप ही ताकि जैसे डिमांड विकास की यात्रा बढ़ती है कोई भी देश में, भले हम चीन का उदाहरण लें, अमेरिका का उदाहरण लें, और भी जो विकसित इकोनॉमीज़ हैं, तो वहाँ पे जी क्रॉप्स के और ग्रोइंग का और आउटपुट का पैटर्न भी चेंज होता है। जो हमारी क्रॉप्स जिनका मॉनेटरिक आउटपुट कम है, निश्चित रूप से किसान उन क्रॉप से जो दूसरे क्रॉप्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है उसमें शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट इसलिए होंगे क्योंकि डिमांड भी है, और डिमांड है इसीलिए शिफ्ट होंगे। तो आपको जो ट्रांजिशन और जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर में, कई अभियान चल रहे हैं, किसानों की डायरेक्ट हैंड होल्डिंग से लेकर हमारे पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला अभियान है, जिससे प्रोडक्टिविटी, दलहन का एक अभियान अलग चल रहा है, जो हमारे धान अनाज हैं उसकी एमएसपी निरंतर रूप से बढ़ रही है, और जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स और वॉलनट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और आत्मनिर्भर भारत का जो मुहिम है उसमें हम हर देश चाहेगा कि हमारा कुछ जो कंजम्पशन का कुछ भाग तो देश में ग्रो हो। तो ये ट्रांजिशन फार्मर्स के बीच होता है। ये निरंतर विकास की यात्रा जिन जिन देशों में विकसित देश की यात्रा ली है, हम बनने की और है, पर जो बन चुके हैं उन्होंने भी अपने क्रॉपिंग पैटर्न को निरंतर चेंज करके ही आप वहाँ तक पहुँचे। 2047 विकसित भारत के अंदर में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको क्लब करने की आवश्यकता है, और अगर उन पॉइंट्स के ऊपर पे सरकार ज़्यादा तवज्जो देती है तो निश्चित तौर के ऊपर पे 2047 विकसित भारत दिखाई देगा? देखिए, जैसा आपने अभी अपने सवाल में भी कहा कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें यूटिलाइज करना है। अब उसको यूटिलाइज करने के लिए जो हमारी यूथ फोर्स है उसके लिए पर्याप्त और उपयुक्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। उसमें एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। मैंने अपनी वार्ता में भी एक बात कही कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में योगदान 18 से 20% है, पर एम्प्लॉयमेंट में 40 से 42% है। तो इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं, और सर्विस सेक्टर में तो भारत पहले भी लीडर था, आज भी लीडर है, पर जिस तरह से सर्विस सेक्टर चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, पहले आईटी की बात होती थी, आज एआई की बात होती है, मशीन लर्निंग की बात होती, रोबोटिक्स की बात होती, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही, और जिस तरह से सरकार ने एक विशेष R&D फंड 1 लाख करोड़ रुपए का बनाया इन सेक्टर्स में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, तो आने वाले समय में यही तीनों सेक्टर्स हैं जिसकी अलग अलग इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट को ये सारे इश्यूज़ पता है और निरंतर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का प्रतिदिन काम चल रहा है, और 2047 प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, पर जो हमारी स्पीड है, हो सकता है हम 2-3 साल पहले वो जो टारगेट है कि भाई हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव हो जाए, तो हो सकते हैं। आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के मेंबर हैं, तो इस बजट के अंदर में क्या लगता है आपको कि किसानों के लिए क्या खास हो सकता है, मजदूरों के लिए क्या खास हो सकता है, लघु और सीमांत जो उद्योग हैं उनके लिए क्या खास हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर की हमेशा एक मंतव्य रहता है अपनी हर डिस्कशन में कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जाए। तो भले
लोअर इनकम ग्रुप में एमएसएमईज आ गए, जो आपने सवाल में इंक्लूड किया। मिडिल इनकम ग्रुप में एमएसएमईज किसान भी आ गए। कुछ किसान जो छोटे किसान हैं वो लोअर इनकम ग्रुप में आ गए। तो हर बजट में बजट दर बजट इन सारे दोनों सेक्टर्स पे फोकस किया जाता है। अब इस बजट में क्या होगा ये तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को ही पता है, पर फार्मर्स, एमएसएमईज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों पे पिछले कई बजट में प्रयास किए गए हैं। इस बजट पे भी इन सेक्टर्स में अच्छी स्कीम्स, मुझे उम्मीद है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, देखने को मिल सकती है यहाँ पर। चलते चलते, चूँकि राहुल गांधी और खड़गे साहब जो हैं उन्होंने सभी सरपंचों को, पंचों को, मजदूरों को चिट्ठी लिखी है कि मनरेगा की आत्मा की हत्या की गई है। एक तो नाम तो बदला ही गया है और जो इसके बीच के अंदर में वायदे किए जा रहे हैं वो फेक वायदे हैं। उन वायदों को की कोई आधारशिला नहीं है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे कमेंट नहीं करेंगे, आज हम कोई पॉलिटिकल बात करने नहीं आए। जी जी जी, बिल्कुल नहीं। पर लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर जी राम जी एक्ट का नाम तक याद ना हो तो मुझे लगता है कि उनको अपना काम थोड़ा और सीरियसली करना चाहिए। ये नॉन सीरियसनेस है कि आपको एक्ट का, आप जिस संसद के सदस्य हो, जहाँ पे एलओपी हो, वहाँ फिर आप क्या करने जाते हो कि आपको इतना इम्पोर्टेंट एक्ट का नाम याद नहीं, और अगर याद है और नहीं बोल रहे हो तो उससे भी बड़ा पाप है। क्योंकि क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि भगवान श्री राम का नाम है, इसलिए आप जी राम जी नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान राम का उसमें नाम है। मैं आज सिर्फ ये कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो अपना कार्य जो उनको देश के लोगों ने सौंपा है वो थोड़ा सीरियसली करें। चलते चलते लास्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि मेवा 2026 के अंदर में इस समय पर हम हैं, तो अगले साल जब मेवा 2027 होगा तो आपको ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री किस दिशा की तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री में इनोवेशंस नए होंगे, पैकेजिंग के नए इनोवेशंस होंगे, लॉन्जिटिविटी बढ़ाने के इनोवेशंस होंगे, नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो प्रोडक्ट्स अभी तक मास मार्केट में नहीं है। सरकार की तरफ से ये इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्री को जितना बूस्ट पिछले 6-8 महीनों में मिला है, मुझे लगता है कम इंडस्ट्रीज़ को मिला। जो जीएसटी का इश्यूज़ है उसको कम किया गया, जीएसटी के इश्यू को स्ट्रीमलाइन किया गया। आज जीएसटी 5% पे आने से इसका जो टेक होम प्राइस है पैकेट का या नट्स का, वो उपभोक्ता के लिए कम हुआ है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री को फ़ायदा, इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पिछले 6-8 महीने में भी खूब मिला है और आने वाले समय में भी, क्योंकि इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात की तरफ बात करते हैं, हेल्दी इंडिया की, फिट इंडिया की। अपने मन की बात में भी उन्होंने कहा 10% आपके तेल का, घी का उपभोग कम कीजिए। तो जब इस तरह की जब एनवायरनमेंट है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है और कैलोरी वैल्यू कम है, वो प्रोडक्ट्स देश में पनपेंगे। जैसे जैसे विकास की यात्रा बढ़ेगी वो प्रोडक्ट्स पनपेंगे। तो आने वाले समय में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी बने रहने के लिए। डॉक्टर गौरव वल्लभ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर पे ये कहा कि इस समय पर स्वच्छ भारत से अब अगला जो मिशन है वो स्वस्थ भारत की तरफ है। फैट से हम न्यूट्रिशन फूड की तरफ मूव कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।